हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो ट्रांसफॉर्मर लॉसेस में पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कॉपर लॉसेस के बारे में, जो कि मेरा मेजर लॉसेस में आता है। तो सेकेंड मेजर लॉसेस है मेरा आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस। ठीक है, ये जो आयरन लॉसेस है वो मेरा कोर में होता है, तो इसके लिए मैं इसको बोलूंगा कोर लॉसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस। सो एज यू नो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर लॉसेस और आयरन लॉसेस। One is my hysteresis losses and second one is my eddy current losses. तो चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे what is my hysteresis losses in the transformer. The hysteresis losses is due to the alternating nature of my magnetic force. So and ये हो गया मेरा ये जो फिगर है ये मेरा है alternating nature of my magnetic force। जो भी मेरा कोर में मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसका नेचर होगा ऑल्टरनेटिंग नेचर ड्यू टू द ऑल्टरनेटिंग नेचर ऑफ माय मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अगर ऑल्टरनेटिंग नेचर हो गया तो क्या होगा, द मैग्नेटिक फोर्स इज चेंज इट्स ओरिएंटेशन इन एवरी साइकिल। ठीक है, एवरी हाफ साइकिल। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, उस एवरी हाफ साइकिल उसके बाद ये जो हाफ साइकिल उसके बाद ये क्या करेगा, उसका ऑल्टरनेटर चेंज करेगा, इसका ओरिएंटेशन चेंज करेगा। सो ड्यू टू दिस द हिस्टेरेसिस लॉसेस आर कम। तो ये देखिए, ये है मेरा कि हिस्टेरेसिस कर्व। तो इसमें क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। पहले हम जानेंगे फर्स्ट वन, नंबर वन, दैट इज ये जो फिगर है, लेट एच इज इक्वल टू 0। पहले है हमारा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। तो मैं स्टार्टिंग से जा रहा हूँ, एच इज इक्वल टू 0। सो इफ एच इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, सो द मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस बाय द डाइपोल। तो मैं यहाँ पे डाइपोल ले रहा हूँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये जो डाइपोल, ये हो गया मेरा डाइपोल। सो क्या होगा ना, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ईच डाइपोल इज कैंसल्ड आउट बाय द अदर्स, क्योंकि ये पूरा ओरिएंटेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस by each dipole is cancel each other। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा h इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आएगा, दैट इज नंबर 2। सो इफ h इज इंक्रीजिंग, उसके बाद क्या करेगा, मैं h को इंक्रीज करूंगा इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर एच मेरा इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसका क्या आएगा, तो उसका डाइपोल आएगा मेरा, दैट इज ये कुछ ऐसा ओरिएंटेशन आएगा इफ एच इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूं, द मैग्नेटिक डाइपोल आर अरेंज्ड सो दैट द रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इंक्रीजिंग। द रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इंक्रीजिंग, दैट इज द डाइपोल्स आर the dipole are aligned। So if my force is increases, magnetic force is increases from 0 to 0 plus, then क्या होगा, the magnetic dipole present in the core are aligned so that the rate of magnetization is increasing। तो उसके बाद क्या होगा, तो क्या होगा, so that if the rate of magnetization is increasing, देन क्या होगा, तो कोर क्या होगा, एक्सपांड करेगा सम एक्सटेंट टू विथस्टैंड दिस डाइपोल और टू विथस्टैंड दिस मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये कितना तक इंक्रीज होगा, तो देखिए ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे मेरा सैचुरेशन पॉइंट। तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो ये मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या होता है, तो मैं बोलूंगा इफ H इज इक्वल टू 0 प्लस। ठीक है, तो H इज इक्वल टू 0 प्लस क्या होगा, द रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इंक्रीजेस। ठीक है, तो रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है एट H इज इक्वल टू 0 प्लस। क्यों इंक्रीज हो रहा है, द नंबर ऑफ फ्री डाइपोल्स आर प्रेजेंट इज मोर सो दैट द रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इंक्रीजेस। तो उसके बाद क्या होगा, जब भी ये स्लोली क्या होगा, ये अलाइंड होना स्टार्ट करेगा। उसके बाद एक पॉइंट आएगा, सब जितना भी सारा डाइपोल है अगर अलाइंड हो जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, द रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इंक्रीजिंग। ठीक है,
तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट में क्या होगा, ऑल द डाइपोल्स प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक कोर आर अलाइंड सो दैट दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। उसके बाद आप जितना भी फोर्स इंक्रीज करेंगे वो और ज्यादा भी अलाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। आफ्टर सैचुरेशन, ठीक है, तो आफ्टर सैचुरेशन क्या होगा, नंबर 3 मैं बोल सकता हूं, नंबर 3 आफ्टर सैचुरेशन, दैट इज द एच इज डिक्रीजेस। उसके बाद क्या हो रहा है, मेरा एच डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहां तक एच इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद क्या होगा, एच इज डिक्रीजेस इन पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा, तो जितना सारा मेरा मैग्नेटाइज हो रहा था वो डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट करेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द magnetic dipole aligned in opposite direction. So the demagnetization start। ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन होना स्टार्ट होगा। तो ये कितना तक डीमैग्नेटाइजेशन होगा, एट एच इज इक्वल टू 0 तक डीमैग्नेटाइजेशन होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ द रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इक्वल टू द रेट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। तो जिस जैसा जैसा रेट में मेरा रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो रहा था उस रेट में मेरा रेट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या आएगा, दो ही पॉइंट आएगा, दैट इज माय रिटेंटिविटी प्रॉपर्टीज एंड माय कोएसिविटी प्रॉपर्टी। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज माय retentivity properties. So what is my retentivity properties? That is the properties of a magnetic material to retain some flux after the magnetizing force is 0. तो जब तक मेरा मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 हो जाएगा उसके बाद भी मेरा कुछ फ्लक्स रहेगा, क्या कहाँ पे, कोर में, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी प्रॉपर्टीज। एंड दिस फ्लक्स, ये जो फ्लक्स रहेगा उस फ्लक्स को मैं बोलूंगा रेसिडुअल फ्लक्स। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं द रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इक्वल टू द रेट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, सो इट इज ड्यू टू द पार्शियल डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, मेरा रेसिडुअल फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इस रेसिडुअल फ्लक्स को 0 करूंगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ फोर्स अप्लाई करूंगा इन ऑपोजिट, इन नेगेटिव टू रिड्यूस द रेसिडुअल फ्लक्स, एंड दिस फोर्स is known as coercive or coercive force. What is coercivity? Coercivity is the force required, that is minus hc or plus hc to bring the residual flux 0। जो भी मेरा फोर्स लगेगा to bring the residual flux to 0, this force is called coercive force and this property is known as my coercivity properties। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा BH कर्व है, इस BH कर्व में what is this OX is called retentivity, ओके, और यहाँ पे ये जो फ्लक्स रहेगा this is called my residual flux and OY is called my coercivity। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट द हिस्टेरेसिस लॉसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिस्टेरेसिस लॉसेस। सो तो देखिए व्हाट इज माय हिस्टेरेसिस लॉसेस, तो द पावर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मैग्नेटिक फोर्स एंड ऑल्टर द मैग्नेटिक फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और द अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज माय हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए पहले उसके बाद देखेंगे तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माय हिस्टेरेसिस लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। माय हिस्टेरेसिस लॉसेस इज डिटरमाइंड बाय द स्टेनमोर्थ फॉर्मूला, दैट इज व्हाट इज माय स्टेनमोर्थ फॉर्मूला, WH इज इक्वल टू म्यू bm टू द पावर x fv। सो व्हाट इज म्यू इज द स्टेनमोर्थ कोएफिशिएंट, तो उसको हम बोलेंगे स्टेनमोर्थ कोएफिशिएंट। ये है मेरा फॉर्मूला, WH इज इक्वल टू mu bm to the power x fv। So mu is the Steinmetz coefficient. Then what is bm? Bm is my maximum flux density, that is my bm, maximum flux density of the core. Next is what is f? F is the frequency of magnetization or this is equal to my supply frequency। इसको मैं बोलूंगा supply
फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ इज माई सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज भी इज माई वॉल्यूम ऑफ द कोर, कोर का जो वॉल्यूम है दिस इज माई भी। एंड व्हाट इज एक्स, एक्स को हम बोलेंगे हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट, तो उसका रेंज है मेरा 1.5 टू लेके 2.5 तक। सो व्हाट इज माई रेंज, व्हाट इज माई वैल्यू ऑफ एक्स इन सिलिकॉन स्टील, अगर मैं ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील यूज कर रहा हूं तो x का वैल्यू इज माई 1.6, ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हिस्टेरेसिस लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो चलिए उसका कुछ ऑपरेशन देखेंगे और उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। सो ड्यूरिंग द ऑपरेशन माई हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोर इज कांस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूं Bm इज प्रोपोर्शनल टू V1 बाई F। तो हम पिछले यहाँ पे ये जो फॉर्मूला इसको डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 3 केसेस आ रहा है, देखिए केस 1 इज माई दैट इज V1 बाई F इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ V1 बाई F इज इक्वल टू कांस्टेंट तो क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके साथ, Bm के साथ, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के साथ। सो माई Bm इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द हिस्टेरेसिस लूप इज इक्वल टू कांस्टेंट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो जो हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है उसका जो हाइट है, तो हाइट को हम डिटरमाइन करेंगे एज ए बी मैक्स, एंड विड्थ जो है वो डिपेंड करेगा मेरा वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। सो इफ V1 बाई F इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैं बोल सकता हूँ द एरिया एनक्लोज्ड बाय द हिस्टेरेसिस लूप इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एरिया एनक्लोज्ड बाय द हिस्टेरेसिस लूप इज इक्वल टू कांस्टेंट तो क्या होगा, तो हिस्टेरेसिस लूप क्या करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड एज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इट विल डिपेंड द हिस्टेरेसिस लूप इज डिपेंड द फ्रीक्वेंसी, दैट इज माय सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सो WH इज प्रोपोर्शनल टू F, तो मैं बोल सकता हूँ WH इज इक्वल टू F। ये फॉर्मूला आएगा केस 1 में इफ माय V1 बाई F इज इक्वल टू कांस्टेंट और माय फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 में देखिए क्या होता है, इफ V1 बाई F इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट हो रहा था, अगर मेरा कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, इफ V1 बाई F इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट देन Bmax जो भी मेरा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी वो भी कांस्टेंट नहीं होगा, इट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या होगा, सो इफ Bmax इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट देन मैं बोल सकता हूं द एरिया एनक्लोज्ड बाय द हिस्टेरेसिस लूप इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो व्हाट इज माय फॉर्मूला, दैट इज WH इज प्रोपोर्शनल टू न्यू V1 बाई X F टू द पावर X, क्योंकि यहाँ पे Bmax का वैल्यू में व्हाट इज माय Bmax वैल्यू, माय Bmax इज इक्वल टू V1 बाई F। सो ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या होगा, V1 बाई F टू द पावर X F इंटू V, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, WH इज प्रोपोर्शनल टू V1 बाई X एंड F टू द पावर 1 माइनस X, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको सिलिकॉन स्टील यूज कर रहा हूँ, तो इफ सिलिकॉन स्टील व्हाट इज माय X वैल्यू, दैट इज स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट और हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट दैट इज माय 1.6। तो अगर यहाँ पे मैं 1.6 X का वैल्यू ले लूँ तो क्या होगा, WH इज प्रोपोर्शनल टू V1 बाई 1.6 एंड F टू द पावर माइनस 0.6, तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा WH इज इक्वल टू A V1 बाई 1.6 F टू द पावर माइनस 0.6। ये आ गया फॉर्मूला केस 2 में, इफ V1 बाई F इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट और इफ माय मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे केस 3। केस 3 में देखेंगे इफ V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मैं V1 को कांस्टेंट ले रहा हूं बट फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस, फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, माय Bmax वैल्यू इज इंक्रीजिंग, माय Bmax वैल्यू इज इंक्रीजिंग बिकॉज F इज फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखो Bmax इज प्रोपोर्शनल टू V1 बाई F, फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, Bmax वैल्यू इंक्रीजिंग। सो व्हाट इज माय WH वैल्यू, WH प्रोपोर्शनल टू F टू द पावर माइनस 0.6। ये हो गया मेरा पूरा फॉर्मूला, दैट इज हम इसको 3 केस में डिवाइड किए हैं। Case 1 if Bmax is constant, case 2 if Bmax is not constant and if V1 is constant and F is frequency is reducing, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं, तो कंक्लूजन के ऊपर मैं अगर बात करूं तो
क्या कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ किए हैं? कंक्लूजन नंबर 1, इफ कीपिंग द सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, इफ फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजेस देन माय हिस्टेरेसिस लॉस इज इंक्रीजिंग। अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा हूं कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट, देन माय हिस्टेरेसिस लॉस इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इज if the supply voltage is decreasing keeping the frequency constant, then my hysteresis loop और hysteresis loss is decreasing। ये दो कंक्लूजन हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, दैट इज माय हिस्टेरेसिस लॉस। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एडी करंट लॉसेस के बारे में, दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ कोर लॉसेस और आयरन लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। सो व्हाट इज माय एडी करंट? दैट इज the eddy current is nothing but a I square losses present in the core due to the presence of eddy current in the core। and ये eddy current क्यों present हो रहा है core में? This eddy current is present due to the conductivity of the core। so मैं अगर core का बात करूँ, ट्रांसफार्मर core का बात करूँ, ये जो है सपोज ये मेरा ट्रांसफार्मर core, ये जो मटेरियल है ये मैं स्टील में, ये मटेरियल स्टील में है, ठीक है। So due to this steel, if the magnetic field is produced, then there will be a conductivity in the core। So due to this conductivity, a local current is flowing inside the core, and this local current is known as eddy current। eddy current, okay, और मैं इसको IE बोल सकता हूँ। तो एक लोकल करंट फ्लो होगा कोर में ड्यू टू द कंडक्टिविटी ऑफ द कोर। सो ये जो लोकल करंट अगर कोर में फ्लो होगा और कोर में कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज माय आई स्क्वायर आर लॉसेस इज नोन एज माय एडी करंट लॉसेस, और मैं इसको बोलूंगा आई ई स्क्वायर आर, दैट इज माय एडी करंट लॉसेस। सो तो व्हाट इज माय आरसीई? RCE is the core of the resistance core, let be resistance core is RCE, ठीक है। और ये जो एडी करंट है ये मेरा डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कंडक्टिविटी, दैट इज माय सिग्मा। बट आई नो RCE, the resistance of the core is inversely proportional to the conductivity of the core, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करूं तो मैं बोल सकता हूँ WE is proportional to sigma square, because IE is directly proportional to sigma। मैं लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर इनटू 1 बाई सिग्मा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा WE is proportional to sigma। तो मैं बोल सकता हूँ द एडी करंट लॉसेस, यहाँ पे क्या आ रहा है? द एडी करंट लॉसेस इज डिपेंड्स ऑन द conductivity of the core। तो ये जो एडी करंट है मेरा ट्रांसफार्मर में, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द कोर। तो चलिए हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस उसको देखेंगे। तो हम एडी करंट लॉसेस को कैसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। सो हाउ टू रिड्यूस माय एडी करंट लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे देखिए हम दो ही तरीके से एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला मेथड है मेरा बाय यूजिंग द सिलिकॉन इन द स्टील और द कोर इज मेड अप ऑफ स्टील। अगर मैं स्टील में सिलिकॉन ऐड कर दूंगा तो क्या होगा? माय एडी करंट लॉसेस इज रिड्यूस। बट हम इसको क्या करेंगे? अप टू सम एक्सटेंट हम सिलिकॉन ऐड कर सकते हैं, दैट इज आई हैव टू ऐड 4 to 5%, ठीक है। उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज बाय यूजिंग द लैमिनेटेड कोर इंस्टेड ऑफ सॉलिड कोर। अगर मैं कोर को लैमिनेटेड कोर में यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉलिड कोर, तो क्या होगा? मेरा एडी करंट लॉसेस रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दो मेथड है टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। तो चलिए व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज WE इज प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं KBM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। व्हाट इज K? K इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6 रो, दैट इज कांस्टेंट। ये जो डिजाइन, अगर जो भी डिजाइन होगा, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू में K का वैल्यू कांस्टेंट होगा, ठीक है। व्हाट इज BM? My BM is equal to maximum flux density। and what is frequency? फ्रीक्वेंसी को बोल सकता हूँ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। and what is T? T is my thickness of the lamination। so this is the formula WE is proportional to KBM square F square and T square। तो यहाँ पे देखिए जो
एडी करंट लॉसेस है, थिकनेस क्या होगा, थिकनेस इज डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। सो इफ माय फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, तो थिकनेस इज 0.5, t is equal to 0.5 mm, and my frequency, if my frequency is 60 hertz, so t is equal to 0.35 mm। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उससे कम थिकनेस में मैं क्या करूंगा, थिकनेस मेरा होगा क्या ना लैमिनेशन का, ठीक है। तो ये क्यों होगा, दिस इज ड्यू टू लो स्टैकिंग फैक्टर एंड दिस इज ड्यू टू हाई स्टैकिंग फैक्टर। ये स्टैकिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन क्या होगा, मतलब जो भी थिकनेस होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेरा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 0.5 mm थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन, इफ 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 0.35 mm थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन। ये हो गया पूरा फॉर्मूला। तो उसके बाद देखेंगे कुछ ऑपरेशंस एंड उसका कुछ फॉर्मूला निकालेंगे इन एडी करंट लॉसेस। सो same as hysteresis losses, in the eddy current losses during operation, मतलब Vmax is directly proportional to V1 by F and formula क्या है, We is proportional to K Bm square F square T square। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप केस 1, केस 2 एंड केस 3, 4 हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे केस 1। केस 1 में हम ले रहे हैं V1 by F is equal to constant। अगर मेरा V1 by F constant हो रहा है तो व्हाट इज माय Bm वैल्यू, Bm is also constant because Bm is proportional to V1 by F, ठीक है। So We is proportional to F square and We is equal to Bf square। तो वहां पे देखिए और We का वैल्यू मेरा Bf square आ रहा है, तो व्हाट इज माय टोटल आयरन लॉसेस, दैट इज माय WH, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस। मैं लिख सकता हूँ इसको AF, क्योंकि मेरा हिस्टेरेसिस लॉस का वैल्यू आ रहा है पिछले में AF एंड यहाँ पे आ गया मेरा एडी करंट लॉसेस Bf स्क्वायर, सो दैट इज AF प्लस Bf स्क्वायर। तो चलिए ये हो गया हमारा केस 1, दैट इज V1 by F इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो केस 2 में देखेंगे इफ V1 by F इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर V1 by F इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट देन व्हाट इज माय Bm वैल्यू, Bm इज आल्सो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट क्योंकि Bm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 by F। सो इफ Bn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 by, तो We का वैल्यू में Bm का, अगर Bm का वैल्यू में मैं V1 by F पुट करूं तो क्या हो जाएगा, We इज प्रोपोर्शनल टू K V1 by F स्क्वायर इंटू F स्क्वायर T स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा We का वैल्यू दैट इज B V1 स्क्वायर। सो ये आ गया मेरा We का वैल्यू इफ V1 by F इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो टोटल आयरन लॉसेस कितना आएगा, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस। मैं लिख सकता हूँ A V1 स्क्वायर V1 by 1.6 इंटू F टू द पावर 0.6 प्लस B V1 स्क्वायर दैट इज माय केस 2। ये आ गया हमारा टोटल आयरन लॉसेस, ठीक है। तो चलिए ये हो गया केस 2। केस 3 की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, केस 3 में मैं ले रहा हूँ V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं V1 का वैल्यू कांस्टेंट ले रहा हूँ एंड माय फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजेस। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस होगा तो क्या होगा, इस रिलेशन से मेरा जो बी मैक्स का वैल्यू और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो केस 2 में मैं ले रहा हूं इफ V1 इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो कितना वैल्यू आ रहा है, W इज प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर। अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा, We का वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगा केस 2 में, ठीक है। तो अगर We दैट इज एडी करंट लॉसेस का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, बट ये जो केस है इसमें मेरा हिस्टेरेसिस लॉस का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था, उसका वैल्यू आ रहा था F WH इज प्रोपोर्शनल टू F टू द पावर 0.6। तो ये WH का वैल्यू इंक्रीजेस आ रहा था, इंक्रीजिंग आ रहा था, WH का वैल्यू इंक्रीज आ रहा था। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा WE का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है। सो माय टोटल आयरन लॉसेस इज इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि टोटल आयरन लॉसेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, WH बाय हिस्टेरेसिस लॉस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा एडी करंट लॉसेस मेरा कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल आयरन लॉसेस इज इंक्रीजेस। तो यहाँ पे और एक पॉइंट आ रहा है दैट इज केस 4। केस 4 में आ रहा है इफ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड माय वोल्टेज V1 इज डिक्रीजेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा B max इज प्रोपोर्शनल टू V1 by F। अगर V1 इज डिक्रीजेस तो क्या होगा, यहाँ पे Bm का वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगा, Bm इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट।
अगर bm इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट आएगा तो अगर bm का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो bm का वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, we इज ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि केस 2 में हम क्या है लिए हैं, क्योंकि w इज प्रोपोर्शनल टू v1 स्क्वायर। अगर v1 का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो w दैट इज एडी करंट लॉसेस का वैल्यू भी मेरा डिक्रीज होगा। क्लियर। अगर एडी करंट लॉसेस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, तो हिस्टेरेसिस लॉसेस का वैल्यू क्या आ रहा है, हिस्टेरेसिस लॉसेस इज प्रोपोर्शनल टू v1 टू द पावर 1 बाय c, ये भी डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, सो इफ we इज डिक्रीजेस, wh इज डिक्रीजेस, देन व्हाट इज माय टोटल आयरन लॉसेस, मैं लिख सकता हूं wi इज आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में मैं ये 4 केसेस डिस्कशन किया हूं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए हैं, तो द आयरन लॉसेस दैट इज हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस इज डिपेंड्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एडी करंट लॉसेस और माय हिस्टेरेसिस लॉसेस ये क्या हो रहा है, ये सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द करंट। ठीक है, अगर मेरा सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा तो क्या होगा, ये कांस्टेंट हो रहा है सप्लाई वोल्टेज। इफ सप्लाई वोल्टेज इज कांस्टेंट, सो मैं इसको बोल सकता हूं द एडी करंट लॉसेस और माय आयरन लॉसेस और माय एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस, और इसको टोटल में बोलूंगा माय आयरन लॉसेस इज ए कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, तो इसके पहले हम डिस्कशन किए थे माय कॉपर लॉसेस। ये कॉपर लॉसेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉपर लॉसेस इज डिपेंड्स ऑन द करंट। ठीक है, सप्लाई करंट, और करंट का वैल्यू मेरा कांस्टेंट नहीं होता है तो दिस इज ए वेरिएबल लॉसेस। बट यहाँ पे देखिए ये जो आयरन लॉसेस है ये क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इफ द आयरन लॉसेस इज डिपेंड्स ऑन द सप्लाई वोल्टेज, देन मैं बोल सकता हूँ माय आयरन लॉसेस और माय कोर लॉसेस इज ए कांस्टेंट लॉसेस। तो यहाँ पे 2 ही कंक्लूजन हम ड्रॉ किए हैं, दैट इज माय कॉपर लॉसेस इज ए वेरिएबल लॉसेस एंड माय आयरन लॉसेस इज ए कांस्टेंट लॉसेस, बिकॉज my iron losses is depends on the supply voltage and my copper losses is depends on the current which is not constant। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टोटल मेजर लॉसेस, दैट इज माय कॉपर लॉसेस एंड माय आयरन लॉसेस। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे दैट इज सम माइनर लॉसेस इन द नेक्स्ट वीडियो।